Hello everyone. Welcome to our next episode of Patient Education Series. Today we'll be asking sir about ILD. What is ILD, sir? Thank you, Priya, for asking about ILT. तो ILD जो वर्ड्स हैं, I इंटरस्टिशियल, L लंग और D डिजीज के लिए है. तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है ILD जो कि यूज की जाती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस. डिजीजेस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर वेराइटी या ये एक डिजीज का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो कि एक सेम तरीके से लंग को अटैक करती हैं और उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत सिमिलर होती है. और ये बीमारी जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, वो लंग के उस हिस्से पे अटैक करती है जो कि इंटरस्टिशियम कहलाता है. तो मैं आपको बताऊं कि इंटरस्टिशियम क्या होता है. तो अगर आप ये देखें, ये लंग का मॉडल है. ये हमारी सांस की नली है, विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं. उसके अलावा एक ब्लू है कलर की जिसको कि हम लोग वेन बोलते हैं, और एक रेड है जिसको कि हम लोग आर्टरी बोलते हैं. ब्लू वेन का काम है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसे वो लंग में लेके आती है. और हवा में जो ऑक्सीजन है वो हवा की नलियों से होते हुए इन छोटे छोटे जो गोले दिखाई दे रहे हैं जिनको कि हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, वहां पे आती है जहां पे एक्सचेंज होता है. यानी एक्सचेंज जिसमें कि हवा से ऑक्सीजन ब्लड में गया और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में भेजी गई, और वो ब्लड जो अब ऑक्सीजन से युक्त है उस ब्लड को वापस एक बड़ी धमनी के द्वारा पूरी बॉडी में भेजा जाता है जहां पे कि हमारे हर पार्ट को वो ऑक्सीजन मिल सके. ये ट्रांसफर जैसा कि आप देख सकते हैं जहां पे नीली धमनियां, लाल धमनियां और बीच का पोर्शन जो काले रंग का है वो बता रहा है कि जहां पे ये एक्सचेंज होता है. और ये एक्सचेंज बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है जहां पे ये एक्सचेंज होता है. बाल के भी बहुत गुना छोटी मेम्ब्रेन होती है और उसको हम लोग इंटरस्टिशियम बोलते हैं. तो वो बीमारियां जो इस पे अटैक करके इसको डैमेज करती हैं, फाइब्रोस्ट करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस बुलाते हैं. ये बीमारी या तो कुछ ऐसी चीजों से हो सकती है जो हवा से जाके उस इंटरस्टिशियम पे अटैक कर रही है, या ब्लड के द्वारा वहां जा रही है और इंटरस्टिशियम के ऊपर अटैक कर रही है, और या बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम जानते नहीं है. तो ये एक वो मेम्ब्रेन है जिसकी एक तरफ हवा है और दूसरी तरफ ब्लड है. और इस बैरियर को, जिसको हम लोग की ब्लड एयर बैरियर बोलते हैं, ये बैरियर का नाम है इंटरस्टिशियम. और ये कितना वाइटल है आप समझ सकते हैं कि पूरे फेफड़ों का काम यही है कि ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना ताकि हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके. और जब ये अफेक्ट होती है तो इसके सिम्टम्स में, इसके साइंस में ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो सकती है. What are the causes of ILD, sir? जैसा कि मैंने बताया कि ये बीमारी बहुत सारी चीजों से हो सकती है. अब वो हवा में हो सकते हैं, हवा में तरह तरह के कुछ इस तरीके के इरिटेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के एंटीजेंस होते हैं जो जाके उस इंटरस्टिशियम पे अटैक करते हैं और बीमारी को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उसको धीरे धीरे वर्सन करे चल सकते हैं. दूसरा होता है जो कि ब्लड के द्वारा जाके उसको अटैक करता है. बहुत सारी बीमारियां जिनमें हमें उनका कारण नहीं पता चलता, उनको हम लोग इडियोपैथिक भी बोलते हैं. और इस बीमारी के 200 से भी ऊपर कॉजेस हैं और हर साल 2 से 3 नए आइडेंटिफाई होके उसमें ऐड हो जाते हैं. तो इतनी सारी चीजों से जो ये बीमारी हो सकती है, अगर हमें आपके केस में जानना है तो इसमें आपके लिए हिस्ट्री जो हमारी होती है आपको जिससे हम आपसे पूछते हैं कि आपका कहाँ कहाँ किस तरीके का एक्सपोजर है, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके की एनवायरनमेंट है आपकी, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ है, घर की कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है,
किस किस तरीके के एक्सपोजर्स आपको होते हैं, वो एक बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें अंदर के हम ऑलमोस्ट लाइक 40, 50, 100 तरह के एक्सपोजर्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। दूसरा इसका एक बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज होते हैं, जिनको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं। उन ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के द्वारा वो लंग पे जाके अटैक करते हैं और वो इस तरीके की बीमारी, जिसको कि हम लोग ILD कहते हैं, प्रोड्यूस होती है। तो ये बीमारियां जैसे कि सबसे कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेज है जिनको कि गठिया बाढ़ की बीमारियां बोलते हैं, या जिसमें स्किन या नेल खराब हो जाता है। उस तरीके की बीमारी है जो कि लंग पे भी अटैक करती है और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज करती है। इसके अलावा एक और बीमारी है जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है, वो होती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में गांठें बनती हैं और गांठों के अलावा लंग्स पे इफेक्ट आता है, पर हर पेशेंट सार्कोइडोसिस का ILD में नहीं कन्वर्ट होता, और इसलिए हमें सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स को बहुत ध्यान से न सिर्फ देखना होता है बट फॉलो अप भी करना होता है। ये भी हो सकता है कि आपके काम करने की जगह से जिसका एक्सपोजर है उससे भी आपको ILD हो सकती है। तो अगर आप जैसे कि जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं या माइंस जाते हैं जहाँ पे सिलिका आता है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि माइनिंग एक्टिविटीज़ है, या जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसकी मिक्सिंग की जाती है, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे कि कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स उड़ते हैं हवा में, जो कि जाके लंग पे अटैक करके उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बीमारी जो कि ये कर्ज होती है, जिसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPF। ये वो बीमारी है जिसमें कि एवरेज सर्वाइवल 3 साल के करीब होता है, और ये बीमारी बहुत ही घातक है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी हमारे पास नहीं है। सबसे कॉमन ILD कौन सी देखी जाती है? सो कॉमनेस्ट ILD जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसका नाम हम लोग लिखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, शॉर्ट फॉर्म में HP। तो ये वो बीमारी है जिसमें कि हवा से एंटीजेंस हमारे लंग में जाके अटैक करते हैं, और धीरे 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 लंग्स जो है वो इंजर होते होते वो अल्टीमेटली फाइब्रोज्ड हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस कंडीशन में। और वो चीज़ें जो हवा से हमारे लंग को अटैक करती हैं वो ऑलरेडी हमारी हवा में होती हैं, पर हर किसी को वो ये बीमारी नहीं होती है। तो इसके अंदर कुछ जेनेटिक्स का भी रोल है कि किस तरीके से ये जो हम लोग बता रहे हैं पार्टिकल्स जो हवा में है, ये लंग्स में जाके उन लोगों को HP करते हैं जो कि प्रीडिस्पोज्ड है जेनेटिकली कि उन्हें वो डिजीज हो। तो मोस्ट कॉमन इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बर्ड्स एक्सपोजर, तो बर्ड्स की उसमें ड्रॉपिंग्स हो सकती हैं, जैसे हम लोग बीट बोलते हैं, या फेदर्स हो सकते हैं जो कि उनके पंख होते हैं, और या फिर दूसरा ग्रुप जो होता है जिसको हम लोग मोल्ड्स यानी फंगस बोलते हैं, जो कि दीवारों पे लगी हो सकती है, आपके गार्डनिंग से आ सकती है। अगर आपके घर के आसपास एरिया है जहाँ पे किस पानी रुक जाता है या नाले का पानी वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे फंगस होती है, तो वहाँ से वो हवा में जाके लंग्स में आती है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको कि जेनेटिकली ये है कि वो ये डिजीज प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उनमें आती है। तो इस तरीके की बीमारी जो ऑलमोस्ट लाइक 50% है हमारे इस पार्ट में इंडिया के, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज का। इसके अलावा सेकंड कॉज जो हमारे यहाँ आता है वो हम लोग जिसको कहते हैं कि वो ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि गठिया बाढ़ की बीमारी की वजह से होते हैं। What are the symptoms and signs of ILD, sir? सो ILD के जो सिम्टम्स हैं वो कफ, ब्रेथलेसनेस, ये 2 मेन सिम्टम है। कफ ज़्यादातर वो ड्राई होती है, उसमें बलकप या तो नहीं है या बहुत कम होता है, और सांस फूलता है जो कि जनरली चलने में एकदम से सांस फूलता है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ये बीमारी क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो इसके इनिशियल सिम्टम्स जो है वो इग्नोर होते हैं, या जनरली उनको दमे की तरह, एस्थमा या COPD की तरह ट्रीट किया जाता है। और नॉर्मली
इस बीमारी को डायग्नोस करने में 3 साल का टाइम लग जाता है। यानी आपकी बीमारी स्टार्ट होने से जब तक कि आपका डायग्नोसिस लिखा जाता है कि आप आईएडी हैं, तो 3 साल उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग गंवा चुके होते हैं। ये फिनोमिना इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड डायग्नोसिस डिले होता है क्योंकि सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिम्टम्स जब आते हैं तो ज़्यादातर थकावट की वजह से या कुछ और रीज़न से उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और धीरे धीरे जब वो बढ़ते चले जाते हैं तब जाके जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। और जब ये सब नहीं काम करता तभी डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, क्योंकि आईएडी का डायग्नोसिस सबसे पहले सीटी स्कैन में पिकअप होता है। What are the stages of ILD? आईएडी की जनरली 3 स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है आपकी लंग्स की कैपेसिटी पे, जो कि कंप्लीट लंग फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट पे, जहाँ पे कि ऑक्सीजन की फॉल देखी जाती है, आप कितना वॉक कर पा रहे हैं वो देखा जाता है। और सीटी स्कैन में कि कितना फाइब्रोसिस है। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के आपकी बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हम लोग एंड स्टेज फाइब्रोसिस यानी हनी कुम्बिंग बोलते हैं। उसका आने का मतलब है कि डिजीज़ एडवांस्ड है और अब वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां से कि उसको हम लोग वापस नॉर्मल नहीं ला सकते। तो ये एलिमेंट जिसको हम हनी कुम्बिंग बोलते हैं, ये जनरली सीटी स्कैन पे डायग्नोस किया जाता है और ये एक बहुत ही खतरनाक साइन माना जाता है कि डिजीज बहुत आगे बढ़ चुकी है आपकी। What are the tests done for ILD? सो जैसे ही हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डायग्नोसिस करते हैं तो ये डायग्नोसिस जस्ट बिगिनिंग है। अब हमारा काम होता है ये देखने का कि ये आईआईडी किस कारण से हुई, ये कितनी आगे बढ़ चुकी है यानी एडवांस्ड है या किस स्टेज पे है, और ये बीमारी के लिए क्या क्या दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको किस तरीके से मॉनिटर करेंगे और किस तरीके से ये जान पाएंगे कि आप स्टेबल हुए हैं या आपकी बीमारी रुक पा रही है या नहीं रुक पा रही या बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक बहुत कंप्लीट इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो हिस्ट्री टेकिंग है वो इटसेल्फ ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें कि बहुत डिटेल्ड में हिस्ट्री ली जाती है ये जानने के लिए कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको आईआईडी हुई है, क्योंकि ये एक पक्का इलाज है इसका। अगर हम जिस चीज़ से आपको आईआईडी हो रही है उससे आपको अलग कर पाएंगे तो ये बीमारी को हम वहीं पे रोक पाएंगे और जो कुछ भी डैमेज हो चुका है उसमें से दवाइयों से जो भी रिकवर कर पाएंगे वो कर पाएंगे। वो कुछ केसेस के अंदर 80% होगा, किसी में 50% होगा, किसी में 10% होगा। ये डिपेंड करता है कि कितना लेट हम उस बीमारी के बारे में जान पाए या उसका हमने वर्कअप स्टार्ट किया। तो एक जो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आपके नेल्स भी चेक किए जाते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये सब देखने के लिए होते हैं कि इसके क्लूज क्या है कि आपको ये बीमारी हुई कैसे। इस बीमारी को फिर डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग फाइनली लैब में जाते हैं जहाँ की आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में भी हम वो सारी एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कि हवा से या ब्लड से आपके लंग को अटैक कर रही है, क्योंकि अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे लंग की फंक्शंस के ऊपर होते हैं कि लंग्स की कैपेसिटीज कितनी है, तो स्पायरोमेट्री किया जाता है, लंग वॉल्यूम्स किया जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन स्टडी होती है कि ऑक्सीजन जो हवा से हमारे ब्लड में जा रही है उसका बैरियर जो होता है वो बैरियर कितना काम कर रहा है, इंटरस्टिशियल बैरियर जो हम बात कर रहे हैं उसकी जो हम लोग टेस्ट होता है उसको डिफ्यूजन स्टडी बोलते हैं। फिर मैंने बताया 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके अल्टीमेटली ये भी देखा जाता है कि मसल्स की कितनी पावर है, तो उस पावर को चेक करने के लिए हम लोग आपके मसल्स को भी टेस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल टेस्टिंग की जाती है। और इस बीमारी में ऑक्सीजन कम होने की वजह से हार्ट पे असर आता है तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी भी की जाती है।
और जब आपके पल्मिनरी आर्टरी जो कि मेन आर्टरी है, अगर इसी के ही प्रेशर्स बढ़ जाते हैं जिसको पल्मिनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उसके लिए इको और राइट हार्ट कैथ भी करा जाता है। तो इसके बहुत सारे टेस्ट डिफरेंट लेवल्स पे किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी बीमारी को हम जल्दी पकड़ पा रहे हैं या जब तक कि हम लोगों ने उसको डायग्नोस किया है तब तक हम बहुत देर हो चुकी है। हम लोगों के लिए वो एक स्टेज है जहाँ पे कि फाइब्रोसिस ऑलरेडी बहुत स्टेब्लिश हो चुका है और लंग की कैपेसिटीज बहुत कम हो चुके हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि इंडिया में इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए 3 से 4 साल का टाइम लगता है। यानी कि 3 से 4 साल का वो जो टाइम है जिसमें कि बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारा टाइम जा चुका होता है। बाय द टाइम हम इसका डायग्नोसिस कर पाते हैं हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इसको क्योर वर्ड हम बहुत बहुत रेयर केसेस में कर पाते हैं जो कि लेस देन 5% है। 95% ILDs में हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको एग्रेसिवली मैनेज करने के लिए हम उसका कॉज अभी भी ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए, और अगर ढूंढ पाए तो उसको उससे आपसे अलग कर पाए कि ठीक कर पाए। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि हम लोग बार बार कोशिश करते हैं ये समझाने की कि जिस चीज़ से आपका एक्सपोजर है आप उसको कंप्लीटली अवॉइड करिए। कई बार उसके लिए आपको घर बदलने की भी एडवाइस दी जा सकती है। Are there any other tests for ILD and are there any invasive tests for ILD? ILD क्योंकि ये इंटरस्टिशन की बीमारी है तो इसका जो डायग्नोसिस है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंफर्म डायग्नोसिस, वो हिस्टोपैथोलॉजी पे होता है, यानी टिश्यू पे। तो टिश्यू का मतलब है हमें लंग का टिश्यू लेना होगा और उसको हमें बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देना होगा। तो ये टिश्यू लेने का इस बीमारी में जहाँ पे कि लंग पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो वैक्स सर्जरी है, यानी कि वैक्स लंग बायोप्सी। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्स लंग बायोप्सी, जिसमें कि चेस्ट वॉल में छोटा सा होल करके टेलीस्कोप अंदर डाला जाता है, लंग का एक पीस लिया जाता है और फिर बाद में ट्यूब डाल के उसको बंद कर दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर है सर्जिकल जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता है और जनरली इसमें आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जिसे बैट्स लंग बायोप्सी बोलते हैं। पर क्योंकि इसके अंदर खतरा भी है, ऑपरेशन में भी जाना है, ऑपरेशन थिएटर है, ICU है, स्टे है हॉस्पिटल में, तो आजकल ये जो बायोप्सी ली जाती है ये ब्रोंकोस्कोप के द्वारा ली जाती है। तो इसमें ब्रोंकोस्कोप सांस की नली से अंदर जाता है और उस पे फिर ये जो लंग्स के पोर्शन जो वहाँ पे की इफेक्ट हुआ है उसको वहाँ से एक बायोप्सी फर्स्ट पकड़ के उससे वहाँ से उसका टिश्यू ले लिया जाता है। ये जनरली 3, 4, 5 टिश्यू लेने पड़ते हैं क्योंकि डायग्नोसिस देने के लिए पैथोलॉजिस्ट को भी एक गुड अमाउंट ऑफ टिश्यू चाहिए होता है। यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है या रप्चर हो सकता है बायोप्सी में। तो इस दोनों को बचाने के लिए हमारे पास पोगार्टी कैथेटर होता है और हमारे पास ये फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन होता है जिसमें देखा जाता है कि लंग रप्चर ना हो। लेकिन यस, 5% चांसेस में ब्लीडिंग और रप्चर दोनों हो सकता है, पर मोस्टली ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, टॉलरेट हो जाती हैं, मोस्टली ये मैनेज हो जाती है, इनमें ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत की बात आती नहीं है। और इस तरीके की ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी करने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। आइडियली ये बायोप्सी तब की जाती है जबकि एक ILD बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाता है जो कि हर हफ्ते मिलता है, जिसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। ये सारे लोग बैठ के आपके केस को डिस्कस करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हैं, आपके सांस के टेस्ट की रिपोर्ट्स को देखते हैं, CT स्कैन्स को देखा जाता है और उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनाया जाता है कि ये किस कारण से ILD हुई और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर इसमें आपकी हिस्ट्री, आपका CT स्कैन और आपकी ब्लड के टेस्ट सारे इकट्ठे मिलके एक ही डायग्नोसिस को बताते हैं तो एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का डायग्नोसिस दिया जाता है, जिसके बेसिस पे बगैर बायोप्सी के भी हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें कंफ्यूजन है तो बायोप्सी एडवाइस की जाती है, क्योंकि बायोप्सी से हम टेलर्ड ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। नहीं तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पेशेंट कहते हैं हमें अभी बायोप्सी नहीं करवानी है, अगर नहीं ठीक होगे तब करवाएंगे, तो जब नहीं ठीक होंगे तो बायोप्सी और ज़्यादा रिस्की हो जाएगी और हो सकता है वो हो भी ना।
तो बायोप्सी करने के लिए भी आईएलडी बोर्ड ये देखता है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अगर वो हो सकती है तो एडवाइस की जाती है, अगर वो नहीं हो सकती है तो फिर ये बताया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ये है, उसके बेसिस पे हम ट्रीट करेंगे। और नॉर्मली हमारे पास जब तक पेशेंट आते हैं 80% में बायोप्सी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो डिलेड है, डायग्नोसिस बहुत लेट है, लंग्स की कंडीशन बहुत खराब है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ चुका है, अब हम बायोप्सी को अनसेफ मानते हैं। तो ऐसे केस में हमें वो जो आईएलडी का डायग्नोसिस बोर्ड में के द्वारा बनाया गया होता है उसी पे काम करना पड़ता है। और ये कोई एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ये बायोप्सी जो है आजकल ब्रोंकोस्कोपी के लिए की जाती है और ये डे टाइम का यानी डे केयर प्रोसीजर है। How is ILD treated, sir? जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो आईआईडी का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारे फ्रंट्स में करना पड़ता है। हमें सबसे पहला ये है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए अगर कि आपको किस चीज से आईआईडी हो रही है, तो उससे बचने के लिए, जिसको कि हम लोग अवॉइडेंस बोलते हैं, वो सारे तरीके आपको बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एरिया सारा का सारा अंदर से इन्फ्लेम्ड है और फिर वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में जा रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमको आपको इन्फ्लेमेशन की दवाई देनी है जो कि स्टीरॉयड्स होती है या इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोफेनोलेट होगा, एजोथाइप्रिन होगा, मीथोट्रेक्सेट होगा, या फिर तीसरे ग्रुप की बीमारी, तीसरे ग्रुप की दवाइयां जिनको कि हम लोग फाइब्रोसिस की दवाइयां बोलते हैं, एंटी फाइब्रोटिक्स, डेनिमिंटांडिनेप या परफेनिडॉल, वो दी जाती है। तो ये तीन एक तरह से पिलर हैं दवाइयों के, जो कि स्टीरॉयड्स है, इम्यूनोसप्रेसिव्स है, एंटी फाइब्रोटिक्स है। तो ये फार्माकोथेरेपी इन तीन चीजों को लेके चलती है। ये एक से स्टार्ट होके आप तीनों तक पहुंच सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत लेट डायग्नोसिस है तो सिर्फ एंटी फाइब्रोटिक्स दिए जाए, और बहुत अर्ली डायग्नोसिस है तो सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी दिए जाए। कई मरीजों को, क्योंकि हम लोग एक्सपोजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये ट्रीटमेंट जो हम लोग स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का बात कर रहे हैं, इनको बहुत लंबे टाइम के लिए देना पड़ता है, कि जब तक आपकी डिजीज को हम लोग रोकथाम यानी कि स्टेबल या स्टेडी स्टेट पे ना ला सके, तब तक वो दवाई देनी पड़ सकती है। तो कई केसेस के अंदर ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। इसी तरीके से जब एंटी फाइब्रोटिक ऐड किए जाते हैं, इनको वापस विड्रॉ नहीं किया जाता, क्योंकि ये ड्रग का मतलब है आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया और फाइब्रोसिस बढ़ता चला जा रहा है। तो जब वो बढ़ता चला जा रहा है तो हमें ये देखना है कि दोनों में से आपको कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी दवाई के साइड इफेक्ट्स आपके लिए कम होंगे, आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप टॉलरेट करें, क्योंकि इसका बहुत लंबे टाइम तक आपको यूज करना होगा, और इसकी डोजेजेस भी एप्रोप्रिएट होनी बहुत जरूरी है। जैसे परफेनिडॉन 600 से 800 मिलीग्राम हमें दिन में 3 बार लेनी है, और विंटैंडिनेप 100 से 150 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे लेनी है। तो इस दवाइयों को आपको टॉलरेट कराना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स में पेट का खराब होना, उल्टियां का आना, लूज मोशंस का लगना, स्किन के कलर चेंज होने, ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सो उनको सबको मॉनिटर करते हुए, एक तरह से रास्ता बनाते हुए आपको ये दवाइयां हमें टॉलरेट करानी पड़ती हैं, और फिर इन सारी दवाइयों को देने के बाद हमें आपको मॉनिटर करना होता है कि आपकी बीमारी को हम लोग कुछ रिवर्स कर पाए, रोक पाए, और या ये फिर भी चलती जा रही है और हमें दवाइयों के और ऑप्शंस में जाना होगा। How do we monitor ILD? आईएनडी का डायग्नोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमें ये देखना है कि हम जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाए हैं उससे आपको कितना फायदा है, और उसके जो फायदे देके जाएंगे उसको देखने के लिए हमें आपके लंग फंक्शंस को इवैल्यूएट करना होगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करना होगा, हार्ट का इको इवैल्यूएट करना होगा, सीटी स्कैन दोबारा करना होगा। और ये इतने सारे टेस्ट होते हैं जो कि जनरली हम लोग 3 से 6 महीने पे डिफरेंट टेस्ट करते हैं। जनरली सीटी स्कैन्स 3 से 6 महीने के से पहले नहीं किए जाते, पर लंग फंक्शन टेस्ट समटाइम्स हमें 3 महीने से पहले भी करने पड़ सकते हैं, अगर हमें ये देखना है कि आपके लंग्स
रिकवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और डोजेजेस दवाई की बढ़ानी है या दूसरी दवाइयाँ ऐड करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब आप ऑलरेडी 3 से 4 साल वेस्ट कर चुके हैं डायग्नोसिस तक पहुंचने में, तो आगे का टाइम हमारे पास बहुत कम है। इस बीमारी के डायग्नोसिस के बाद डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉज, इसमें आपका सर्वाइवल का टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोगों को बहुत तरह तरह के इसके अंदर इंटरवेंशंस यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ दवाइयों से नहीं, नॉन फार्माकोलॉजिकल है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो अवॉइडेंस, जिन जिन चीज़ों से ये बीमारी बढ़ती है वो आपको बताई जाएंगी कि आप इसको अवॉइड करिए। उसके बाद जो डैमेज हो चुका है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप का एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बताया जाता है, जो कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यूनिट में बताया जाता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आप हफ्ते में 3 बार या 4 बार करते हैं। और इनिशियली वो 3 महीने का होता है, उसके बाद फिर उसको कंसोलिडेट करके वंस या ट्वाइस अ वीक किया जाता है। ये लंग्स को सबसे बड़ा खतरा है इन्फेक्शंस का, क्योंकि ये फाइब्रोस लंग है। अगर इनके अंदर निमोनिया आएगा तो वो नॉर्मल निमोनिया की तरह ठीक 7 से 10 दिन में नहीं होगा, और इसमें मोस्ट लाइकली ये एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, या इसके अंदर हम लोगों को कई बार हम बचा भी नहीं पाते हैं कि वो निमोनिया नहीं ठीक होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़्यादातर वैक्सीनेशंस होती हैं। हम इसमें बहुत तरह की वैक्सीन देते हैं, जो कि फ्लू की है, निमोनिया की है, शिंगल्स की है और पर्टूसिस की है, और तरह तरह की वैक्सीन जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके वो सारी दी जाती है। इसके अलावा डाइट का भी उतना ही रोल है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आइडियल बॉडी वेट लाना होगा, और अगर आपका वेट कम है तो हमें उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मसल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपके लंग्स कम काम कर रहे हैं। तो अगर आपके लंग्स कम काम कर रहे हैं तो मसल्स उसे ओवरटेक करके आपके जो सांस फूलने का जो सिम्टम है उसे कम कर सकती है। तो उसके लिए हमें मसल्स को न्यूट्रिशन भी देना होगा और एक्सरसाइज भी करानी होगी। तो न्यूट्रिशनल एडवाइस और रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके बाद एक नॉन फार्माकोलॉजी पे ट्रीटमेंट होता है ऑक्सीजन। तो जब आप, इस बीमारी में बहुत कॉमन है कि जब आप चल के आते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहा के आते हैं, एकदम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है, कई लोगों की 60% तक चली जाती है। तो ऐसे में आपको बताया जाता है कि आपको ऑक्सीजन यूज़ करनी है, क्योंकि इतनी लो ऑक्सीजन पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा और इरेगुलर हो सकती है और कोई भी कार्डियक इवेंट हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप अपनी ऑक्सीजन 88 या 90 तक मेंटेन करिए, और अगर आप नहाने जा रहे हैं या टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, उस टाइम ऑक्सीजन लगाइए। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बैठे में ऑक्सीजन नॉर्मल होती है, पर चलते ही वो 60, 70, 75 तक आ जाती है। तो उनको बताया जाता है कि एम्बुलेशन में, यानी चलने में, एक्सरसाइज करने में, वॉक करने में ऑक्सीजन लेके है। तो ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और ये ज़्यादातर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाए जाते हैं, जो कि बिजली के द्वारा चलते हैं और हवा से ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके आपको देते हैं। तो जनरली आईएलडी के पेशेंट्स को जो हम कंसंट्रेटर देते हैं वो ज़्यादा वैल्यू वाला देते हैं, यानी कि 10 लीटर वाला, इन कंपैरिजन टू सीओपीडी पेशेंट्स, जिनको कि जनरली हम लोग 5 लीटर वाला कोते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज हमने आपको 8 लीटर ऑक्सीजन पे रखा है, और धीरे 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 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर तक पहुंच जाती है, और कई केसेस में वो उस पर भी नहीं पूरी हो पाती, और फाइनली जो इसका ट्रीटमेंट होता है फिर वो लंग ट्रांसप्लांट। What are the options for lung transplant? लंग ट्रांसप्लांट जैसे कि और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, आई में भी अब ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में ट्रांसप्लांट होता है। तो लंग भी ट्रांसप्लांट होते हैं, और लंग ट्रांसप्लांट के लिए हमें लंग्स एक हेल्दी डोनर के चाहिए। तो लिविंग डोनर तो उसे दे नहीं सकता, तो वो लोग जो कि ब्रेन डेड हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, ज़्यादातर वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं, और क्योंकि वो अदरवाइज बहुत हेल्दी है लेकिन एक्सीडेंट में वो ब्रेन डेड हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का जब डोनेशन मिलता है तो उसमें से लंग्स को हार्वेस्ट किया जाता है, और वो लंग्स किस तरीके के मरीजों को लगाए जाते हैं। तो ये एक लंग दिया जा सकता है या दोनों लंग लगाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है और जो सर्जन है वो क्या डिसाइड करते हैं आपके केस में। कई लोगों को हार्ट एंड लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट भी दिया जाता है, जिन लोगों में हार्ट भी खराब हो चुका होता है लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज की वजह से, या हार्ट अपनी तरह से अपनी बीमारियों की वजह से।
तो ये एक प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसके अंदर क्योंकि किसी और के लंग्स आपको लगाए जाएंगे, तो उसके बाद आपकी बॉडी उससे फाइट ना करे, तो उसके लिए भी आपको फिर इम्यूनिटी कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव्स बोलते हैं। ये मोस्टली वही होती हैं जो कि हम लोग आपको आईएलडी में ट्रांसप्लांट से पहले ही दे रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कि अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ 100% नॉर्मल हो जाएगी। वो कुछ टाइम के लिए ज़रूर नॉर्मल होगी, लेकिन क्योंकि वो एक फॉरेन ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर, इवन हम जानते हैं कि किडनी भी रिजेक्ट हो जाती है, हार्ट भी रिजेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से लंग रिजेक्शन भी होता है। नॉर्मली लंग की जो लाइफ होती है वो 7-8 साल होती है, किसी किसी में ज़्यादा होती है और किसी किसी में बहुत कम भी होती है। क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, सर्जरी के दौरान भी ऑलमोस्ट अबाउट 5 से 10% पेशेंट ये इसे झेल नहीं पाते हैं, और विद इन 1 ईयर भी हम लोग 10% पेशेंट्स को आफ्टर ट्रांसप्लांट लूज कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि लंग ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ऑप्शन है जो कि लाइफ टाइम आपको नॉर्मल लाइफ देगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए लंग ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उसके बाद लंग ट्रांसप्लांट की आपकी जो सक्सेस है एज वेल एज अदर डिजीजेस जो साथ में आ जाती हैं उसकी वजह से नहीं होती है। What are the precautions to be taken with ILD patients? आई थिंक प्रिकॉशंस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मुझे आईएलडी है तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आप ये अब तक समझ चुके हैं कि ये एक वो बीमारी है जो कि शायद आज की डेट में कैंसर से भी हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी और बहुत सारी रिसर्च से दवाइयाँ आएँ, पर आज की डेट में अर्ली डायग्नोसिस के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी डैमेज हो सका है हम उस लंग्स को फिर भी वही रिस्ट्रिक्ट करके रखें। तो उसके लिए हमें ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे कि धूल या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या इंडस्ट्री, माइनिंग, इस तरीके की जहाँ भी कहीं एक्सपोजर्स हो वहाँ ना जाएं। घरों में विजिटिंग में बाहर के टाइम जिस तरीके से भी जब AQI पुअर है घर से बाहर ना निकलें। घर में अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो रही है अपने आप को आइसोलेट रखें। कोशिश करें कि बाहर जाते वक्त अगर मास्क पहन सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्ट करिए। जितना हो सके जितने तरह के भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या इन्फेक्शंस हैं उनसे अपने आप को बचाएं। इसके अलावा गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रेगुलरली लें और रेगुलरली फॉलो करें। ऑल्दो ये बीमारी देखने में बहुत ही डरावनी और घातक लगती है, पर इस तरीके का जो ये टर्न लेती है जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस करती है, वो ज़्यादातर एक्सासर्बेशंस या इन्फेक्शंस में होता है। तो उससे बचना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन या एक्सासर्बेशन हो जाता है तो आपका जो लाइफ टाइम सर्वाइवल है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि हमारी बीमारी अब टोटली कंट्रोल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको मतलब पहाड़ों पे जाना है, हमको मतलब बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाना है रिलीजियस रीज़न से या किसी भी रीज़न से, और वो इस तरीके का स्टेप उठा लेते हैं जहाँ से कि वो इन्फेक्शन लेके ये बहुत ही सीरियस वर्सनिंग को लेके आईएलडी के साथ आते हैं, जिसमें कि मोर्टेलिटी के चांसेस 30% से भी ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ समझिए, अगर आपकी बीमारी को हम स्टेबलाइज कर पाए हैं आप बहुत लकी हैं, आप इनको संभाल के रखिए। इसकी उम्मीद हम 50% लोगों में दिलवा सकते हैं कि आपकी बीमारी को हम लोग रोक पाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे, दवाइयों से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम इसका डायग्नोसिस अर्ली करें, उसका ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट करें, उसका डायग्नोसिस एक्यूरेट हो। ये सारे इसके पिलर्स हैं जो कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ आईएलडी है। आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आईएलडी डायग्नोसिस 10, 12, 15, 18 साल पहले हुआ है और वो अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको कि 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में ही रैपिडली प्रोग्रेस होते होते लंग्स जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, मॉनिटरिंग करिए, और जरा भी गड़बड़ होने से इमीडिएटली कांटेक्ट करिए, इससे पहले कि वो लंग्स और ज़्यादा खराब हो जाए। इस
तरह की बीमारी के बाद जानने के बाद थोड़ा सा ये मन में ख्याल आता है कि आज के टाइम में भी ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई इलाज ही नहीं है। ये बात तो सच है, पर कुछ हद तक, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें हम अर्ली डायग्नोसिस करके ना सिर्फ इस बीमारी को रोक सकते हैं बट उनको एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। और इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को भी जागरूक होना है और ये चीज को समझना है कि इस तरीके के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। और अगर ये डायग्नोज हुई है तो एक प्रॉपर आईएलडी जो सेंटर होता है वहां पे आप कांटेक्ट करें, आपके स्टेट में कहीं पे भी हो, और जहां पे कि डेलिकेटेडली आप जैसी मरीज के पेशेंट्स को देखा जाता है, फॉलो अप किया जाता है और हर छोटी से छोटी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वहीं पे दबा दिया जाता है या पकड़ के वहीं पे उसको ट्रीट कर दिया जाता है ताकि वो बीमारी और आगे ना बढ़ सके। तो बहुत सारे पेशेंट्स में इस बीमारी को ना सिर्फ हम लोग कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, बट कुछ में हम लोग रिवर्स भी कर पाते हैं। और वो ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं या वो डिजीजेज होती हैं जिनका कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं। आई थिंक अर्ली एंड प्रॉम्प्ट रेफरल to the right specialist is essential to get the diagnosis appropriate, early, and treat as per the protocol which are international. So I think बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट ILD का उस तरीके से होना चाहिए जैसा कि दुनिया के किसी भी कोने में आज की टाइम पे होता है।